डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंचल सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का अपना कार्यक्रम, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां, चाहे बात सरकार की उन योजनाओं की हो जो कि विशेष तौर पर कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित है, या फिर नई तकनीक से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ। ये सभी जानकारियाँ आप तक कृषि दर्शन के माध्यम से पहुँचती हैं। इन्हें सुचारू रूप से आप तक पहुँचाने के लिए हमने अपने कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले बात होती है विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर, और अंत में देखते हैं फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में आइए नजर डालते हैं आज क्या विशेष है मंत्रालय से। सीवीड हमारे किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। जी हाँ, जिसे हम समुद्री शैवाल के नाम से जानते हैं। इसके बारे में और विस्तार से जानकारी के लिए हम आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो, जहां से लक्षद्वीप के चेतलाट द्वीप के सफल किसान मोहम्मद सैयद इसके बारे में और विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं। मेरा काम सीवीड फार्मिंग है। सीवीड फार्मिंग में 3 साल से मैं ये लाइन में हूँ। तो मेरे साथ 25 लड़कियां भी काम करता है। जो हमारे ये काम चालू होने के बाद हमको बहुत फ़ायदा हुआ। पहले हमारे सीवीड में काम करने के लिए CMFRI एंड फिशरीज डिपार्टमेंट लक्षद्वीप ने हमको प्रमोट किया। उसके बाद हमने ये काम में चालू किया तो हमको बहुत फ़ायदा और आगे बढ़ने लगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमको बहुत सपोर्ट भी मिला। इंडिया गवर्नमेंट लक्षद्वीप को सीवीड क्लस्टर बनाया। उसी हिसाब से हमको बहुत उम्मीद है हमारे तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से हमको ये प्रमोट करने के हिसाब से हम बहुत आगे बढ़ेंगे। और सीवीड ऐसे चीज़ है कि उनका कीमत ज़्यादा लोग को मालूम नहीं है। हिंदुस्तान में भी मैं सोचता हूँ, मगर लक्षद्वीप में ये लाइन में मैं अकेले करता हूँ, और आगे लोगों को भी मैं लेने चाहता हूँ। अगर सीवीड लाइन आगे बढ़ेगा तो एक एक लक्षद्वीप में एक एक गांव में 100 फैमिली वो लाइन में आएंगे। अगर 100 आदमी आएंगे, फैमिली ये लाइन में आएगा तो हज़ारों फैमिली ये लाइन में बिल्कुल आएंगी, और लोग उससे आगे बढ़ेंगे, और इससे बहुत अच्छी तरह वो लोग का फैमिली पाल सकता है। हम ऐसे भी चाहता हूँ, सिर्फ वो मटेरियल बेचने के लिए नहीं है, हमको उसके तरफ से वैल्यू एडिशन मटेरियल बनना है। हमारे प्लान है, हम इससे अभी पायसम बनाता हूँ, और इससे हम पपड़ बनाता हूँ, नूडल्स बनाता हूँ, ऐसे खाने का चीज़ कुछ बनाता हूँ। और आगे हम इससे बेबी सोप भी बनाने का भी तरीका सीखना चाहता हूँ, और आगे वो भी करेंगे। हमको इस लेन में आगे बढ़ना है, लक्षद्वीप को भी आगे बढ़ाना है। आप लोगों ने जो हमारे लक्षद्वीप इसका क्लस्टर बनाया, उसी हिसाब से हमको अगर सपोर्ट करेगा तो हमको अच्छी तरह सपोर्ट मिलेगा तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। मधुमक्खी पालन, जी हाँ, एक ऐसा व्यवसाय है जिससे हमारे किसानों को कई तरह के लाभ होते हैं। एक तो ये कि जो उनकी फसलें हैं उनमें परागण बेहतर होता है और अच्छी फसल प्राप्त होती है। दूसरा ये कि मधुमक्खी पालन से उन्हें शहद बेचकर लाभ होता है। इसके अलावा कई और भी उत्पाद होते हैं जिनकी बाजार में अच्छी मांग होती है, उनसे भी हमारे किसान आय अर्जित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकते हैं, और व्यावसायिक दृष्टि से आज के समय में इसकी
यानी रालाभ, परागकण और डंक विष भी प्राप्त होता है। ये सभी चीजें इंसान की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। भारत में प्राकृतिक और वनस्पति खेती दोनों में मधुमक्खी पालन को विकसित करने की काफी क्षमता है। यहाँ करीब लगभग 500 तरह के फूलों वाले पौधे पराग और मकरंद के स्रोत हैं। शहद की किस्म इस बात पर निर्भर करती है कि मधुमक्खियों ने उसे किस फूल से चूसा है, जैसे सरसों का शहद, नीलगिरी शहद, लीची शहद, सूरजमुखी शहद, करंज का शहद, मल्टीफ्लोरा, हिमालयी शहद, बबूल शहद, जंगली वनस्पति शहद, मल्टी और मोनोफ्लोरा शहद। भारत में मधुमक्खियों के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। हमारे किसानों ने इनका लाभ भी उठाया है। 1953 के दौरान देश में केवल 230 मधुमक्खी पालक थे, जिनके पास बक्सों में लगभग 800 कॉलोनियां थीं। तब शहद का उत्पादन बहुत कम था। आज यहाँ लगभग 25 लाख कॉलोनियां और 2.5 लाख पालक हैं। जंगलों से शहद इकट्ठा करने वाले इनसे अलग हैं। हम इस समय दुनिया में लगभग 83 देशों को शहद का निर्यात कर रहे हैं, बल्कि 2022-23 के दौरान देश से लगभग 80,000 टन का निर्यात किया गया। भारत में जितना भी शहद होता है उसका आधा निर्यात कर दिया जाता है। फसल उत्पादन में भी मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है। हम सब जानते हैं कि शहद की तलाश में ये एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती हैं। इस तरह जाने अनजाने ये परागण का काम करती हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस तरह के परागण से उपज में 25% तक बढ़ोतरी हो सकती है। यही वजह है कि बहुत से किसान मधुमक्खी पालकों के बक्से अपने खेतों में रखवाते हैं और बदले में उन्हें कुछ रकम भी देते हैं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को
कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप कृषि दर्शन का वो सेगमेंट है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने चुनौतियों के सामने ना झुकते हुए कृषि के क्षेत्र में कुछ नया किया, कामयाबी हासिल की। इन्होंने नई तकनीक को अपनाया और साथ ही सरकार की योजनाओं का भी भरपूर लाभ लिया। आइए जानते हैं कि आप भी कैसे इनके जीवन से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो देखते हैं कृषि स्टार्टअप में आज के किसान की कहानी। गर्दन तक पानी में डूबा ये शख्स कभी भारतीय वायुसेना का हिस्सा हुआ करता था। 2003 में इन्होंने नौकरी को अलविदा कहा और अपना कारोबार शुरू किया। जिस काम में भी हाथ डाला, कामयाबी ने कदम चूमे। फिर एक दिन ये रांची विश्वविद्यालय में मछली विभाग के संपर्क में आए। यहीं पर इनके जहन में मछली पालने का ख्याल आया। इसके बाद इन्होंने आगरा में जमीन लीज पर ली और काम शुरू कर दिया। ये बात 2016 की है। बाद में इन्हें मछली पालन से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं के बारे में भी पता चला। इन्हीं योजनाओं का लाभ उठाकर इन्होंने सरकार से अनुदान हासिल किया। इनकी मेहनत जल्द ही रंग ले आई और अगले ही साल यानी 2017 में इन्हें आगरा मंडल में मछली उत्पादन का पुरस्कार मिल गया। मछली पालन में पहले भारतीय वायुसेना की नौकरी 2003 में छोड़ने के बाद कई अन्य व्यवसाय किया। करने के बाद सब में अच्छा हुआ। उसके बाद जब हम झारखंड में रांची में किसी का यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, वहाँ पे हम मत्स्य विभाग के, भारत सरकार और झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग के टच में आए और वहाँ जो मछली पालन हमने देखा, तो वहाँ देखने के बाद जब हम अपने आप को फिर वापस आगरा में सेटल किए, तो हमने आगरा में ज़मीन को लीज़ पे लेके मछली पालन 2016 में स्टार्ट किया। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो अब भारत सरकार के जो किसानों की आय दोगुनी करने का जो प्लान है, उसमें ये बहुत बड़ा सहायक सिद्ध साबित हो रहा है। मछली पालन के साथ साथ मैं किसानों से यह भी सुझाव दूंगा कि इसके साथ वो अपने डेयरी और पोल्ट्री को भी बढ़ावा दें, जिससे कि उनका ये आय में वृद्धि हो। 2016 में जब मैं आगरा आया, आगरा मत्स्य विभाग से हमें भारतीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के संबंध में पता लगा। हमें काफ़ी सहयोग मिला। उनके सहयोग के वजह से हमें कुछ गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान भी दी गई। उसके बाद जब 2017 में जो हमने प्रोडक्शन करके दिया, उस प्रोडक्शन के आधार पे 2017 में हमें फर्स्ट प्राइज़ आगरा मंडल के लिए दिया गया था, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए मछली में। उसके बाद से 2020 में जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के संपर्क में आया, तो वहाँ हमें और अपने कामों में सहयोग बहुत ज़्यादा मिला। उनके वहाँ जाने से हमें पशुपालन से संबंधित जानकारी भी काफ़ी मिली और उन्होंने यह बताया कि यदि आप पशुपालन भी साथ में करते हैं तो मछलियों के जो फीड की समस्या है, जो हम मार्केट पे डिपेंड रहते हैं, उससे हमें हटके जो पशुपालन में गाय के गोबर होंगे, उस गोबर को भी हम डायरेक्ट मछली के फीड के रूप में प्लैंकटन क्रिएट करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि उस गोबर का हम
अगर वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाते हैं तो जैविक खाद को हम खेतों में यूज़ करते हैं और उसमें जो केचुआ का प्रोडक्शन होता है उस केचुआ को हम तालाब में भी डाल सकते हैं। इस तरह से 2020 के बाद कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के सहयोग से और उनकी मदद से या उनके गाइडलाइन के तहत हमारी ये जो मछली पालन का व्यवसाय है बढ़ता जा रहा है। न आनंद कुमार गिर और साहिवाल किस्म की देसी गायें पाल रही हैं और गोबर को मछलियों के आहार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनका इरादा गोबर से कंपोस्ट बनाने का है। कंपोस्ट से 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि खेतों के लिए प्राकृतिक खाद मिल जाएगी और दूसरे मछलियों के लिए पर्याप्त मात्रा में केंचुए। मछलियों को बढ़वार के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और केंचुए में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं बासमती धान की उन खास किस्मों की जो कम पानी में भी शानदार पैदावार देती हैं। मौजूदा समय में जल संकट और सिंचाई लागत बढ़ने के कारण किसानों के लिए ऐसी किस्मों को अपनाना न सिर्फ जरूरी हो गया है बल्कि लाभदायक भी। ऐसी ही कुछ प्रमुख किस्में हैं: पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, स्वर्ण शुष्क पूसा बासमती 1121 140 से
142 दिनों में पककर तैयार होती है और इसकी उपज 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। इसका दाना लंबा पतला होता है और इसमें सुगंध भी बेहतरीन होती है। यह किस्म कम पानी वाले क्षेत्रों में भी अच्छा उत्पादन देती है। पूसा बासमती 1509 सबसे जल्दी पकने वाली किस्म है, जो सिर्फ 120 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी खासियत है कि इसमें 3 से 4 बार कम सिंचाई की जरूरत होती है और यह 33% तक पानी बचाती है। वहीं स्वर्ण शुष्क 110 से 115 दिनों में पकती है और 40 से 45 क्विंटल तक उपज देती है। यह किस्म रोग प्रतिरोधक होती है और कम पानी में भी अच्छा विकास करती है। कुल मिलाकर इन सभी किस्मों की खासियत यही है कि ये कम सिंचाई में भी अच्छी उपज देती है और पानी की 3 से 4 बार तक बचत कराती है। इससे आपकी खेती की लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, इस बार बासमती की खेती में इन कम पानी वाली किस्मों को जरूर आजमाएं और जल संरक्षण के साथ अपनी आय भी बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एआई एंकर कृष की, जो कि खेती किसानी से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां हमारे किसानों के लिए लेकर आते हैं। तो आइए रुक करते हैं एआई एंकर कृष का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद जरूरी योजना की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। यह योजना किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देती है। इस योजना के तहत यदि आपकी फसल को बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, कीट या बीमारी से नुकसान होता है तो सरकार आपको बीमा राशि देती है। यहां तक कि फसल कटाई के बाद भी अगर बारिश या तूफान से नुकसान होता है तो भी इसका कवरेज मिलता है। लेकिन इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले अपने बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और जमीन से जुड़ा दस्तावेज या खसरा नंबर। अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो इन सभी को स्कैन करके अपलोड करना होगा, और अगर आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं तो अपने नजदीकी कृषि विभाग, बैंक या सीएससी केंद्र पर जाकर ये दस्तावेज जमा कर सकते हैं। ध्यान रखें, हर सीजन की एक तय सीमा होती है, उसी के अंदर ही आवेदन करें। तो किसान भाइयों, इस बार की फसल बीमा योजना का लाभ जरूर उठाएं। समय रहते आवेदन करें, दस्तावेज पूरे रखें और अपनी मेहनत की फसल को आर्थिक सुरक्षा दें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए, जो कि हमारे किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो रहा है। जी हाँ, इससे मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में उन्हें उचित जानकारी मिल पाती है, जिससे वो सही अनुपात में ही पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। इससे न सिर्फ लागत कम होती है बल्कि मिट्टी की सेहत भी बेहतर होती है। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान सॉइल हेल्थ कार्ड से जुड़ सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है।
फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है या फिर कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58 CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कृषि दर्शन को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के एक नए अंक में और कुछ ऐसी नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। एक तरीका है